फिलीपींस से एमबीबीएस की पढ़ाई खत्म करके राजस्थान के अलवर की रहने वाली भावना यादव 2023 में वापस इंडिया लौट करके आती है। यहाँ पर आने के बाद वो आगे की पढ़ाई जारी रखती है और इसी क्रम में उसका लगातार दिल्ली आना जाना लगा रहता था। वो कुछ टेस्ट देने के लिए दिल्ली गई हुई थी 21 अप्रैल 2025 को। 24 अप्रैल 2025 को भावना यादव की मां को एक खबर आती है। सामने से फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी बहुत बुरी तरीके से आग में जल चुकी है और हिसार के एक नर्सिंग अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया है। जैसे ही भावना यादव की मां को ये खबर पता लगती है, उसे विश्वास नहीं होता है कि मेरी बेटी अभी दिल्ली टेस्ट देने गई है और वो हिसार कैसे पहुंच चुकी है, और हिसार पहुंची तो आग उसके शरीर में कैसे लग गया। ऐसे बहुत सारे सवाल थे। वो जिस व्यक्ति ने कॉल किया था उसको भावना यादव की माँ बार बार कहती है कि तुम मुझे अपनी बेटी तुम मेरी बेटी को वीडियो कॉल पर दिखाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ, तब मुझे यकीन होगा कि वाकई में उसके शरीर में आग लगी है। वो व्यक्ति वीडियो कॉल करके भावना यादव को जब दिखाता है उसकी माँ को, माँ देख करके चौंक जाती है। वो तुरंत भावना यादव से मिलने उस नर्सिंग अस्पताल पर पहुंच जाती है। जब वो अपनी बेटी की हालत बहुत नाजुक देखती है तो वो बेहतर इलाज के लिए अपनी बेटी का ट्रांसफ़र करवाती है जयपुर के एसएमएस अस्पताल में। भावना यादव का ट्रांसफ़र जब एसएमएस अस्पताल में होता है, वहाँ पर डॉक्टर हर वो कोशिश करते हैं जिससे भावना यादव की जान को बचाया जा सके, लेकिन ये कोशिश रंग नहीं लाती और अंततः 24 अप्रैल 2025 को रात लगभग 11:30 बजे भावना यादव की मौत हो जाती है। अब जैसे ही भावना यादव की मौत की खबर उसकी मां को पता लगती है, मां तुरंत अपने नज़दीकी थाने में जा कर के उस कॉल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है और सीधा उस पर आरोप लगा देती है कि हो ना हो इसी व्यक्ति ने मेरी बेटी को मारा है। पुलिस तुरंत एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि मामला जो था काफ़ी हाई प्रोफाइल था। एक तरफ एमबीबीएस छात्र की मौत हुई और वो भी इस निर्मम तरीके से। पुलिस उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में घटना घटी थी जिसमें डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई थी, उस केस से सीख लेते हुए यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करती है और आरोपी को तुरंत पकड़ करके थाने ले आती है। पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है और पूछताछ के क्रम में कई ऐसे खुलासे होते हैं जिसको पुलिस भी जान करके हैरान हो जाती है। कई ऐसी चीज़ें, नई नई चीज़ें निकल करके आती हैं, कई परतें निकल करके आती हैं। इस पूरे कहानी में कई ऐसे मोड़ और कई ऐसे किरदार निकल करके आते हैं जिसमें ये जज कर पाना अपने आप में कठिन है। आखिर दोषी है तो है कौन? क्या जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, जिस पर आरोप लगाया गया, क्या वो वाकई में उस भावना यादव की मौत का असली गुनाहगार है? ये आपको इस आज कहानी के माध्यम से पता लगेगा। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल ये जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है राजस्थान के अलवर की। अलवर का एक बहरोड़ थाना लगता है और वहाँ के एक अनंतपुरा गांव है। अनंतपुरा गांव की रहने वाली भावना यादव जो कि एमबीबीएस की तैयारी करने फिलीपींस गई हुई थी और वो वापस 2023 में फिलीपींस से एमबीबीएस की अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया आती है और पीजी की तैयारी करने लग जाती है। पीजी के साथ साथ वो दिल्ली के DEMS से MCI की तैयारी भी कर रही थी, जिसका ऑनलाइन क्लास वो किया करती थी। और कुछ टेस्ट देने के लिए वो अपने दिल्ली भी जाया करती थी, जहाँ पर उसकी छोटी बहन जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है दिल्ली में रह करके। वो अपनी बहन के यहाँ पर जा कर के रुकती और वहाँ से फिर अपने टेस्ट को देती और फिर 3-4 दिन में वो वापस आ जाती थी। तो लगभग सप्ताह में उसका आना जाना लगे रहता था। तो इसी बीच वो 21 अप्रैल 2025 को टेस्ट देने के लिए अपने दिल्ली गई थी सेंटर पर, वहाँ से अपनी बहन के यहाँ पर रुकी और लगभग 24 अप्रैल 2025 को जब भावना यादव की मां को फ़ोन आता है, फ़ोन करने वाला व्यक्ति जो है वो उद्देश्य है। उद्देश्य नामक एक व्यक्ति भावना यादव की मां को फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि भावना जो है वो बहुत बुरी तरीके से झुलस चुकी है और उसे मैं अस्पताल लेकर के आया हूँ। हिसार का एक अस्पताल, उस अस्पताल में मैं उसे लेकर के आया हुआ। आप जितना जल्दी हो सके आप आइए, अपनी बेटी को देख लीजिए। भावना यादव की मां को यकीन नहीं होता है कि उनकी बेटी टेस्ट देने दिल्ली गई थी और उसके शरीर में आग लग गई है, कैसे लगी है, ऐसे बहुत सारे सवाल थे। लेकिन फिर भी वो उस उद्देश्य से बार बार जिद करती है कि तुम वीडियो कॉल करके मेरी बेटी को बार बार कहती है दिखाओ, लेकिन उद्देश्य उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। वो अपना जो फ़ोन था वो नर्स को दे देता है और नर्स वीडियो कॉल के माध्यम से भावना यादव को उसकी मां से बात करवाती है और भावना यादव
अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे बचा लो, मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी, ऐसा बार बार वो कहती है। भावना यादव की माँ तुरंत उस अस्पताल पर पहुंचती है और वहां से बेहतर इलाज के लिए उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाती है। एसएमएस अस्पताल में इलाज होता है, लेकिन रात 11:30 बजे 24 अप्रैल 2025 को भावना यादव की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद भावना यादव की जो माँ है वो सीधा आरोप लगा देती है उद्देश्य पर, और उद्देश्य पर आरोप लगाती है कि उद्देश्य ही मेरी बेटी का असली कातिल है और इसने ही मेरी बेटी को मेरी बेटी के शरीर में आग लगाया है और उसने ही मेरी बेटी को मारा है। अब जैसे ही पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है, और वो एफआईआर 0 केस में दर्ज किया गया था, बताया ये जाता है। 0 केस का जो एफआईआर होता है वो किसी भी थाने में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जयपुर में ये एफआईआर दर्ज हुआ था और इसे अब हिसार में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हिसार की जो पुलिस होती है वो तुरंत उद्देश्य को गिरफ्तार करती है, और उद्देश्य से जब पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में पता लगता है कि उद्देश्य जो है वो बताया जाता है कि वो हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है। रेवाड़ी में एक लिबोध नामक जगह है, वहाँ से वो रहने वाला है। और बताया ये भी जाता है कि उद्देश्य जो है वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क के पद पर कार्य करता है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और वो फिलहाल में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस क्वार्टर है उसी क्वार्टर में वो रहता है, और वहीं पर पुलिस दबिश दे करके उसको गिरफ्तार करती है। पुलिस अपने एफआईआर में ये चीज़ें लिखी है कि जब उसके क्वार्टर पर पुलिस पहुंची थी तो उद्देश्य के क्वार्टर पर पुलिस को भावना के कुछ कपड़े, पेट्रोल का बोतल वगैरह ये सब सामान मिले थे, जिस आधार पर उद्देश्य को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करके उसे पुलिस जब कोर्ट में लेकर के पेश करती है, वहाँ से पुलिस 3 दिन की रिमांड मांग लेती है। अब इसी बीच कहानी का दूसरा पहलू निकल करके सामने आ जाता है। कहानी का दूसरा पहलू आता है उद्देश्य की पत्नी और उसकी माँ। उद्देश्य की पत्नी जिसका नाम है निक्की, वो निकल करके सामने आती है और वो अपने पति को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। वो सीधा सीधी आरोप लगा देती है भावना यादव और भावना यादव की माँ के ऊपर। भावना यादव की माँ के ऊपर आरोप लगाती है और कहती है इन्होंने मेरे पति को झूठे केस में फंसाया है, और इसके लिए उद्देश्य जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसकी पत्नी निक्की पुलिस को सबूत के तौर पर व्हाट्सएप का कुछ 60 पन्नों का एक चैट सौंपती है, जिसमें ये दावा करती है कि इस चैट में पुलिस को वो सारे सबूत मिल जाएंगे जिससे ये साबित होता है कि भावना यादव खुद को अपने आप आग के हवाले की है। वो अपने ऊपर तेल छिड़क करके और वो खुद से ही मौत को गले लगाई है। भावना उद्देश्य की जो पत्नी है वो कहती है कि भावना यादव जो है वो एक्चुअली में ये 1-2 दिन का खेला नहीं, ये काफ़ी पुरानी कहानी है इसके पीछे। निक्की कहती है कि लगभग 2018 की बात है। भावना और उद्देश्य ये दोनों लगभग 2018 में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। एक शादी समारोह था, शादी समारोह में दोनों एक दूसरे से मिले थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। और बताया ये भी जाता है कि जो भावना है वो उद्देश्य के मामा की साली लगती है। उद्देश्य के मामा की साली जो है वो भावना है, और भावना शादी फंक्शन में आई हुई थी और इसी बीच दोनों के बीच नैन मटक्का होता है, मोबाइल नंबर आदान प्रदान होता है और घंटों दिन रात रातों रात बात होती रहती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, बात शादी तक पहुंच जाती है। और ये दोनों जो थे अपने अपने परिवारों में बात करते हैं शादी के लिए। 2018 में उद्देश्य के घर वाले तैयार थे कि वो भावना के साथ शादी करेंगे, लेकिन जो भावना की माँ थी वो तैयार नहीं होती है। उनका कहना था कि मैं भावना को बहुत बड़ा काबिल ऑफिसर बनाना चाहती हूँ, मैं ऐसे छोटे मोटे जिसके पास एक काम नहीं है उसके साथ मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, और वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती है भावना की माँ। अब भावना की माँ जब शादी के लिए राज़ी नहीं होती है तो ये जो शादी का प्रपोजल था यहीं पर ठप हो जाता है। लेकिन भावना जो थी दिन रात उद्देश्य से बात करती थी, उद्देश्य को पसंद करने लगी, उससे प्यार करती थी। वो कई बार उद्देश्य के मम्मी से भी बात की हुई थी शादी के लिए। तो फाइनली उद्देश्य का जो मम्मी थी वो भावना को 15 दिन का समय भी देती है कि ठीक है, तुम अगर 15 दिनों में अपनी माँ को मना लेती हो, भावना की माँ को मना लेती हो तो हम लोग शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भावना अपनी माँ किरण से जब बात करती है तो वो राज़ी नहीं होती है, और वो ज़बरदस्ती करके बताया जाता है कि वो भावना को फिलीपींस भेज देती है पढ़ाई करने के लिए, MBBS की।
वहाँ पर भावना फिलीपींस चली जाती है, लेकिन फिर भी वो उद्देश्य के साथ टच में रहती थी, बातचीत वगैरह होती रहती थी। और इधर 2019 के लगभग में उद्देश्य का हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क के पद पर चयन हो जाता है। और लगभग 2 साल बाद 2021 के मार्च में उद्देश्य की शादी निक्की के साथ हो जाती है। उद्देश्य जो था, जब उसकी शादी निक्की के साथ होती है, वो सारी चीज़ें अपनी पास्ट की, जो भी भावना के साथ वो रिलेशनशिप में था, भावना के साथ जो भी चीज़ें उसके साथ हुई थी, वो सारी चीज़ें अपनी पत्नी को पहले ही बता दिया था। तो पत्नी विश्वास भी करती थी और पत्नी को यकीन था कि अब मेरा पति वैसा नहीं है, वो सुधर गया है। अब दोनों का खुशहाल ज़िंदगी चल रहा था। इसी बीच 2023 में भावना फिलीपींस से पढ़ करके वापस आ जाती है और उद्देश्य और निक्की ये दोनों अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी चल रहे थे। लगभग इन लोगों का अभी 1.5 साल का एक बेटा भी है, काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। अब जैसे ही भावना फिर से वापस इंडिया आती है, तो वो फिर से उद्देश्य को बार बार कॉल करना, मैसेज करना, उससे बात करना, ये सब सारी हरकतें उसकी फिर से शुरू हो जाती है। और वो निक्की के द्वारा कहा जाता है कि भावना जो है वो इंडिया आ करके उद्देश्य पे दबाव डालती है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और तलाक देने के बाद तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं मर जाऊँगी, मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगी। निक्की जो है उद्देश्य की पत्नी, वो ये भी आरोप लगा रही है कि वो कहती है कि भावना रात भर वीडियो कॉल करने के लिए कहती, उद्देश्य को दिखाने के लिए कहती, कभी चैट के माध्यम से, कभी किस चीज़ों के माध्यम से अलग अलग नंबरों से कई बार फ़ोन किया करती थी उद्देश्य से बात करने के लिए। और उद्देश्य जो था उसके नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इस वजह से वो काफ़ी परेशान थी और वो लास्ट में निक्की का मोबाइल नंबर कहीं से पा जाती और उसके व्हाट्सएप पे उसके माध्यम से बात किया करती थी। उद्देश्य की पत्नी निक्की से भावना हमेशा बातचीत वगैरह किया करती थी। अब बातचीत के क्रम में ही कई ऐसे सारे चैट्स जो है वो निक्की पुलिस को सौंपी है, जिसमें ये भी दिखाई दिया रहा कि भावना जो है वो उद्देश्य की पत्नी से ये भी कहती है कि तुम उद्देश्य अगर घर में है तो उसका मोबाइल दिखाओ मेरे को वीडियो कॉल करके। और इस तरीके से निक्की वीडियो कॉल करके बना करके भेजा भी करती थी उसको यकीन दिलाने के लिए कि मेरा पति अभी घर में ही है, वो अपने यूनिवर्सिटी में नहीं है, क्वार्टर में नहीं है। ऐसी बहुत सारी हरकतें भावना किया करती थी। मतलब एक तरफा प्यार में वो इस कदर पागल हो चुकी थी, ऐसा निक्की का कहना है कि वो किसी भी हद तक जा सकती थी। और बता रही है कि लगभग 21 अप्रैल 2025 को भावना जो है वो निक्की के व्हाट्सएप चैट पर ये कह रही है कि मैं अगर उद्देश्य से नहीं मिलूंगी, नई बात होगी तो मैं कुछ अलग कर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे बहुत सारी चैट निक्की के मोबाइल पर भावना जो मैसेज की है वो साफ दिखाई दे रहा है। अब ये जो सारे सबूत है ये पुलिस को उद्देश्य की पत्नी निक्की ने सौंपे हैं और वो भावना पर ही आरोप लगा रही है कि भावना अपनी मौत की खुद ही दोषी है, मेरा पति जो है वो निर्दोष है। वो ये भी कह रही है कि कई बार हमने निक्की भावना को समझाने की भी कोशिश की कि देखो मेरा पति अब शादीशुदा है और तुम खुद में अपने आप को मेरे पति की जगह रख करके देखो, अगर तुम्हारी शादी हो गई रहती और तुम अपने पति के अलावा किसी दूसरे से बात करती, निक्की का कहना है भावना से। और वो काफ़ी भावना को समझाने की भी कोशिश करती है कि तुम किसी दूसरे मर्द से बात नहीं करती, तो वही आज मेरा पति है, मेरा पति मुझसे शादी कर चुका, हमारा बच्चा है, तो मेरा पति क्यों तुमसे बात करेगा, तुम भूल जाओ मेरे पति को, उसे अकेला छोड़ दो, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश है। लेकिन भावना नहीं मानती थी, वो जिद पर थी कि बस अब वो उद्देश्य से शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। और ये जो सारी चैट निकल करके जब पुलिस के सामने आई है तो पुलिस भी सस्पेंस में पड़ चुकी है कि आखिर इसमें असली दोषी है तो है कौन। अब पुलिस उन सारे चैट्स को और उस नंबर को भी ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। वो सारे सबूत पुलिस हर एक छोटे छोटे पहलू पर जांच कर रही है कि आखिर इसमें भावना ने खुद आत्महत्या की है या फिर उसे मारा गया है। ये सब तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो निकल करके सामने आ रहे हैं जिसके पुलिस को सुलझाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ जहां भावना के घर वाले उद्देश्य को कातिल बता रहे हैं, वहीं जो उद्देश्य की पत्नी है वो भावना को दोषी ठहरा रही है। अब सबूत जो है जब तक पुलिस इकट्ठा नहीं करेगी, या तो उस जहाँ पर भावना की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में भावना की मौत हुई है, वहीं पर उसको आग लगाया गया है। अब वहाँ का अगर सीसीटीवी फुटेज या कोई और ऐसा सबूत पुलिस को हाथ लग जाता है जिस आधार पर ये सत्यापित हो सके कि इसमें असल दोषी कौन है, क्या उद्देश्य ने भावना को
मारा है, मार करके उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई है, या फिर भावना ने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया है और नुकसान पहुंचाने के बाद खुद से अपने आप को आग के हवाले किया है। इसमें 2-3 एंगल और भी पुलिस को निकल करके आया है। एक ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए बना हुआ है कि अगर उद्देश्य ने भावना को मारा, उसे आग लगाया, तो फिर क्यों वो भावना को लेकर के अस्पताल गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, उसकी माँ को फ़ोन करके बताया कि हाँ आपकी बेटी जल चुकी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस को भी ढूंढने हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो दोनों परिवारों के सामने हैं, और हर एक परिवार सामने वालों को मुजरिम की तरीके से देख रहा है। वो भावना का परिवार उद्देश्य के परिवार को दोषी मान रहा है, जबकि उद्देश्य का परिवार वो भावना को खुद स्वयं दोषी बता रहा है। खैर, पुलिस की जांच में आगे क्या निकल कर के सामने आती है ये तो वक्त की बात है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको इस कहानी के माध्यम से जागरूक करना है। समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका हल निकालना पुलिस के लिए भी और आम समाज के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। आप क्या सोचते हैं इस कहानी को, इस घटना को लेकर के? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में मैं आपके साथ फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।